एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है सब लोग अच्छे हैं और वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं और अंत तक भी नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देख लेते हैं। तो स्किप मत करिए, फुल वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो किसके बारे में है, वीडियो में क्या कहा गया है, क्या जानकारी दी गई है। तो आप लोग अंत तक वीडियो देखा करिए। और हाँ, जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं यार, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये वीडियो बनती है। तो आप लोग जरूर एक लाइक दीजिए इस वीडियो को। जितने भी इस चैनल पे वीडियो पढ़ते हैं सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग खुद भी देखिए और अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को शेयर करिए और सबसे बोलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो भी वीडियो पढ़ते हैं सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के लिए जरूर एक लाइक दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 को बहुत आसान भाषा में पूरी तरह गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा, टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं, खेती और किसानों के लिए क्या प्रावधान किया गया है और इस बजट से किसे फायदा होने वाला है और किसे नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बजट सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं कुल बजट कितना है। सरकार ने साल 2026-27 के लिए कुल बजट रखा है 53,47,315 करोड़ रुपए। यह राशि पिछले साल की तुलना में लगभग 7.7% ज्यादा है। सरकार का खर्च दो प्रकार का होता है। पहला होता है रोजमर्रा का खर्च, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी शामिल होती है। दूसरा होता है विकास का खर्च, जिसमें सड़क, रेलवे, स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है। सरकार ने इस बार विकास के खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.5% बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि सरकार देश के विकास पर ज्यादा पैसा लगाएगी। देश के विकास के लिए सरकार ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है इस बार। सरकार की कमाई कहाँ से होगी, अब ये देखते हैं। सरकार की कुल आय होने का अनुमान है 36,51,547 करोड़ रुपए। सरकार का पैसा मुख्य रूप से टैक्स से मिलता है। सरकार को जो पैसा मिलता है मुख्य रूप से टैक्स से मिलता है। इन टैक्सों में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स से मिलने वाली आय में लगभग 8% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सरकार सरकारी कंपनियों के शेयर बेचकर 80,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसे ही डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब सरकार सरकारी कंपनियों की शेयर बेचकर पैसा जुटाती है तो उसे ही डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं। सरकार ने इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को न तो अतिरिक्त राहत मिली है और न ही कोई नया बोझ डाला गया है उन पर। सरकार ने शेयर बाजार से जुड़े टैक्स बढ़ाए हैं। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग पर 0.1% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। पहले फ्यूचर ट्रेडिंग पर 0.02% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। सरकार ने शेयर बायबैक को कैपिटल गेन के रूप में टैक्स योग्य बना दिया है। इससे कंपनियों और प्रमोटरों को ज्यादा टैक्स देना होगा। म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर पहले ब्याज खर्च की छूट मिलती थी, लेकिन अब यह छूट समाप्त कर दी गई है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी एमएटी की दर को 15% से घटाकर 14% किया गया है, लेकिन अब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्रेडिट आगे जमा नहीं किया जा सकेगा। विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसा भेजने पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। विदेश घूमने के टूर पैकेज पर भी टैक्स घटाकर 2% कर दिया गया है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि सेक्टर के बारे में इस बजट में क्या कहा गया है।
सरकार ने खेती और किसानों के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं। सरकार ने सहकारी समितियों को टैक्स में छूट दी है, जो बीज और पशु चारा सप्लाई करते हैं। पशुपालन क्षेत्र के लिए नई सब्सिडी योजना लाई गई है। नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। जल जीवन मिशन के लिए बड़ा बजट रखा गया है ताकि गांव में पीने का पानी पहुंच सके। अब बात करते हैं एमएसपी की। अगर बात की जाए तो इस बजट में किसी भी फसल के एमएसपी में बढ़ोतरी की नई घोषणा नहीं की गई, क्योंकि एमएसपी अलग से कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। अब देखते हैं इंडस्ट्री और एमएसएमई के बारे में। सरकार 200 पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाएगी। छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 नई योजनाएं लाई गई हैं। खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में क्या कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई सड़कें बनाई जाएंगी। सूरत से डानकुनी तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। 20 नए नेशनल वाटरवे शुरू किए जाएंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या कहा गया इस बजट में। सरकार 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएगी। 15,000 स्कूलों में एनिमेशन और गेमिंग लैब बनाई जाएंगी। 500 कॉलेजों में क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लैब स्थापित किए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर के बारे में क्या कहा गया है। सरकार नए अप्लाइड हेल्थ संस्थान बनाएगी। 5 मेडिकल टूरिज्म हब विकसित किए जाएंगे। 3 आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या प्रावधान किया गया है। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करेगी। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी योजनाएं क्या लाई गई हैं। सरकार रोजगार योजना के लिए 95,000 करोड़ रुपए देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारत नेट योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं, बच्चों और एससी एसटी के लिए क्या प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के कल्याण के लिए 5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बच्चों के कल्याण के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब हम लोग घाटा और कर्ज की, सरकार को घाटा कितना होगा, सरकार कर्ज कितना लेगी, इसके बारे में बात करते हैं। सरकार का वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3% होगा। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% होगा। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% होगा। सरकार का कुल कर्ज जीडीपी का लगभग 55.6% है। सरकार का लक्ष्य है कि 2031 तक इस कर्ज को घटाकर 50% किया जाए। तो ये घाटा और कर्ज से रिलेटेड जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे स्टूडेंट को इसको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं किसे फायदा होने वाला है इस बजट से। इस बजट से किसानों को पानी, पशुपालन और योजनाओं को लाभ मिलेगा। किसानों को फायदा होने वाला है। इस बजट से युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इस बजट से महिलाओं को आवास और कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस बजट से उद्योग और एमएसएमई को फंड और योजनाओं को लाभ मिलेगा। अब देखते हैं किसे नुकसान होने वाला है, किस सेक्टर को इस बजट से नुकसान होने वाला है। शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों को नुकसान हो सकता है क्योंकि टैक्स बढ़ाया गया है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को नुकसान हो सकता है क्योंकि छूट समाप्त कर दी गई है। शेयर बायबैक करने वाले कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना हो। तो दोस्तों, बजट 2026-27 का मुख्य उद्देश्य देश का विकास करना है। इस बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य,
उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार घाटे और कर्ज को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। यह बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। लोगों के साथ, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर रखिए। किस सेक्टर के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए और विस्तार से नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर इसी बजट में, इसी वीडियो में हम बजट के सारे सेक्टर को फुल एक्सप्लेन करते, सारे पॉइंट को बताते, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो अगर आप लोग को बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, किसी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारीपूर्ण लगा कि नहीं लगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।